अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, यूट्यूब ने मुझे बैन कर दिया था। 8 दिन बैन रहने के बाद मैं वापस आया हूँ और यह है कि कम्युनिटी गाइडलाइन का शोशा छोड़ के उन्होंने कहा कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइन की वायोलेशन की है, इसलिए आपको बैन कर दिया। तो अब यह है कि सिचुएशन हमारे साथ तो यह है, या तो यह है कि आदमी सच बोलना छोड़ दे, या फिर ये है कि चलते रहो जैसे चलता है। लेकिन ये है कि फ़र्क पड़ता है। मेरा समझ लें कि एक हफ्ते की बजट आउट हो गया। तो बहरहाल आप लोगों की सपोर्ट से महादेव चीज़ें चला रहे हैं, चल रही हैं। अजीज़ दोस्तों, आसिम मुनीर जिस हिसाब से चीज़ों को चला रहा है, वो मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है। सख्त से सख्त मार्शल लॉ आए हैं, लेकिन ये तो नाम का मार्शल लॉ भी नहीं है, और फिर भी इसने मार्शल लॉ से ज़्यादा सख्तियां रखी हुई हैं। और धड़ल्ले से मतलब खुले आम ये जाके लीड कर रहा है पाकिस्तान को। कोई पूछने वाला नहीं है। ज़ाहिर पूछने वाला दुनिया में एक ही है, अमेरिका। अमेरिका डिसाइड करता है कि दुनिया के किस हिस्से में डेमोक्रेसी है और किस हिस्से में नहीं है। ईरान में डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ रेगुलर इलेक्शन होते हैं और जेन्युइन इलेक्शन होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी मर्जी के आर्मी के चीफ जो हैं वो अपनी सरकारें लाते हैं। ये मिनहाज मर्चेंट, इन्होंने कहा है कि अमेरिका की एसेट से आसिम मुनीर, ये तो 27 नवंबर 2022 में रिटायर होना था इसने, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ये ऑर्डर दिया गया था अमेरिका की तरफ से कि इसको आर्मी चीफ बनाओ। तो 24 नवंबर को बाजवा की मर्जी के खिलाफ इसको आर्मी चीफ लगाया गया। पाकिस्तान इनफैक्ट 1947 से अमेरिका डिसाइड करता है कि कौन आर्मी चीफ होगा और कौन नहीं। अब जैसे एक मिसाल है कि ये आप देख लें कि पाकिस्तान में अब तक 5 अमेरिकन प्रेसिडेंट आए हैं, और उन 5 में से पहली बार आइजनहोवर आया जब कराची पाकिस्तान में अयूब खान का मार्शल लॉ था। दूसरी बार जॉनसन आया जब अयूब खान का मार्शल लॉ चल रहा था। तीसरी बार रिचर्ड निक्सन आया जब याया खान का मार्शल लॉ चल रहा था। चौथी बार क्लिंटन आया जब जनरल मुशर्रफ पावर में था। और 5वीं बार जॉर्ज बुश आया जब जनरल मुशर्रफ पावर में था। कभी भी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी सही, कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आया। मतलब आप मिसाल ले लें, भुट्टो रहा 5-6 साल रहा, 6-7 साल रहा, कोई नहीं आया। नवाज शरीफ 3 बार प्राइम मिनिस्टर बना, बेनज़ीर भुट्टो 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी, पीपल्स पार्टी की 1 बार 5 साल गवर्नमेंट रही, खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर रहा। लेकिन अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आया, क्योंकि अमेरिका कंफर्टेबल होती है आर्मी के साथ डील करने में। अभी भी शहबाज शरीफ को ऐसे ही बीच में एक प्यून की तरह रखा हुआ है। अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप के साथ सारी डील आसिम मुनीर ही कर रहा है। अमेरिका भी जब जाते थे तो पाकिस्तान के सिविलियन प्राइम मिनिस्टर जब जाते थे तो उनकी वो आवभगत नहीं होती थी जो मिलिट्री डिक्टेटर्स की पाकिस्तान में अमेरिका में आवभगत होती है। और देखा जाए तो इस वक्त तो आसिम मुनीर के जो टट्टू हैं, जो कि इसकी टोटल तारीफ़ें कर रहे हैं और इसको पता नहीं क्या हीरो बना के पेश कर रहे हैं। ये आप ये देख लें कि ये डब्बू चौधरी फवाद, ये नॉर्मली है तो आर्मी का ही बनता, क्योंकि ये यूं पार्टियां चेंज करता है। पीपल्स पार्टी में भी रहा, इमरान खान की टीम में भी रहा। ये हमेशा पार्टियां चेंज कर कर के पावर कॉरिडोर्स में घूमता है। और अभी इमरान खान के जाने के बाद इसके थोड़े स्क्रू टाइट किए गए, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, और फिर अब ये आर्मी की ही चमचागिरी कर रहा है। So, as you mentioned that it is a time that this conflict ends quickly.
Pakistan is also actively involved in this mediation effort in this conflict. We saw the talks in Islamabad, though they were not able to bear fruit, but the door of diplomacy has opened up. From your perspective, who is really in the driver's seat? The civilian government led by Shehbaz Sharif or the military leadership under Asim Munir? Because we have seen the instances during the Islamabad talk where Asim Munir appears to be representing Pakistan, welcoming guests at the key engagements. How should this be interpreted? Well, frankly, there is no two opinions about that. That right now Pakistan is led by General Aslam Munir. He is the de facto leader of Pakistan, and actually the decision making right now is with Army Chief, the Field Marshal or CDF. Obviously, the titles that now have been given to the Army Chief. So at the moment, and even yesterday, if you see that President Trump has actually named General Asim Munir as leader of Pakistan, and he has not even bothered to talk about Shehbaz Sharif. So that's very clear. So there is no two opinions that General Asim Munir is a de facto leader of Pakistan at the moment. Sir, अब अभी आप ये देखें कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस आया पाकिस्तान में, उसमें भी आसिम मुनीर वॉज एवरीथिंग। अब आप ये देखें कि ये नेगोशिएटिंग टीम है। अमेरिका की तरफ से 4 सिविलियन हैं, ईरान की तरफ से 4 सिविलियंस हैं, पाकिस्तान की तरफ से आसिम मुनीर और आसिम मलिक, 2 जनरल। ये कैसा अमेरिका की हिपोक्रेसी है जो दुनिया इस पे कुछ बोलती नहीं है कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि डेमोक्रेसी लाने के लिए तुमने इराक, लीबिया, पता नहीं कहाँ कहाँ हमले किए, लेकिन इजिप्ट जहाँ पे डेमोक्रेसी आई, पहले तो कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रही। जमाल अब्दुल नासिर ने, किंग फारूक था शायद, किंग फारूक को मार के प्रेसिडेंट बना, मरते दम तक प्रेसिडेंट रहा। वो मरा तो अनवर सादात प्रेसिडेंट बना, मरते दम तक प्रेसिडेंट रहा, मार दिया गया। वो मार दिया गया तो हुस्नी मुबारक प्रेसिडेंट रहा। फिर एक इंसर्जेंसी आई जिसको जन जी और पता नहीं क्या क्या ड्रामे किए गए, तहरीर स्क्वायर और फलां स्क्वायर और पता नहीं तकरीम स्क्वायर या तहरीर स्क्वायर। डेमोक्रेसी आई, इलेक्शन कराए, मरसी जीत गया। मरसी जमात इस्लामी, इख्वानुल मुस्लिमीन। तो मरसी को 6 महीने के अंदर हटा के जनरल सीसी बन गए प्रेसिडेंट। अब ये लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट रहेंगे। वो इनको कबूल है अमेरिका को। लेकिन लीबिया में कद्दाफी डिक्टेटर था, उसको हटाना ज़रूरी था। सदाम हुसैन डिक्टेटर था, इसको हटाना ज़रूरी था। सऊदी अरब में शरिया है जैसे ईरान में शरिया है। ईरान में फिर हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, सऊदी अरब में नहीं होते, लेकिन उनके लिए वो सही है। तो ये सब डेमोक्रेसी के ड्रामे हैं। हम बात करेंगे फिर आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को ख़रीदने के लिए, ख़रीदने से मतलब जब ये डोनाल्ड ट्रंप आया तो उस वक्त एक शोर उठा था कि ये इमरान खान की सपोर्ट करेगा, फलान है, ढुमकान है। तो आसिम मुनीर ने $1,25,000 पर मंथ पे एक अमेरिकन लॉबिंग फर्म को हायर किया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर के लिए लॉबिंग करे और उसको गुड बुक्स में लेके आए। और फिर आप देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप, माय फेवरेट, फील्ड मार्शल और टोपी ड्रामे। $1.5 मिलियन पर ईयर उस लॉबिंग फर्म को दिए जा रहे हैं पिछले 3 साल से। और ये बाकायदा मतलब ऑफिशियल फिगर हैं, ये इसके चार्ट मौजूद हैं। और दूसरा उसने ये किया कि जितनी डील्स होती थी ना, वो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिलीज़ की फेवर में जाती थी। जैसे क्रिप्टो करेंसी, मिनरल्स और ये सारी डील्स हैं ना, वो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के साथ करता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक करप्ट आदमी है, सबको पता है कि हाउ करप्ट ही इज़। और उसको करप्शन करके तो उसको डील किया जा रहा है। और यह है कि
पाकिस्तान का एक आर्मी डिक्टेटर उनके लिए काबिल कबूल है। ये शहजाद अकबर हैं जो लंदन में रहते हैं, कई बार इनके ऊपर हमले भी हुए हैं, इनके घर पे भी हमले हुए हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरह 3 जनरेशन पहले आर्मी जनरल्स के अंडर में रही और अब ये चौथा जनरेशन भी आर्मी की अंडर में रह रही है। आसिम मुनीर डिक्टेटर इन चीज़ों को चला रहा है। आसिम मुनीर साहब की सबसे पहले आपने असलियत को जानना है कि हु इज़ आसिम मुनीर। आसिम मुनीर जो हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये 4th जनरेशन के पाकिस्तान आर्मी के या फ़ौज के डिक्टेटर हैं। इनसे पहले 3 जनरेशन आप कह सकते हैं आर्मी डिक्टेटर्स की गुजरी, जिन्होंने तवील अरसे तक पाकिस्तान में हुकूमत की और अपने इदारे को मजबूत किया। फ़ौज की मजबूती जो है वो सिविलियन दौर में तो होती है, लेकिन असल जो इनकी स्ट्रेंथ ये गेन करते हैं सिविलियन स्फेयर में। मैं उनकी मजबूती में यहाँ पे कोई सिपाहगिरी की मजबूती की बात नहीं कर रहा, मैं मजबूती की वो बात कर रहा हूँ कि जब वो अपने पंजे सिविलियन सेटअप के ऊपर मज़ीद गाड़ लेते हैं पाकिस्तान के अंदर। पहली जनरेशन जो हमारे डिक्टेटर की थी वो थे जनाब फील्ड मार्शल, वो भी फील्ड मार्शल थे इत्तफाक से, अयूब खान साहब। ये और बात है कि उन्होंने अपने दौर के इख्तिताम के वक्त जो है वो फील्ड मार्शली हासिल की, हमारे इन फील्ड मार्शल ने शुरू में ही हासिल कर ली। अच्छा, हर डिक्टेटर की ना कुछ ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से उसकी डिक्टेटरशिप 10-10 साल चली और वो बड़े धूम धड़के से चली। और वो उसमें आलमी जो खेल होता है या इंटरनेशनल पावर्स का इंटरेस्ट होता है उन डिक्टेटर्स के डिक्टेटरशिप के होने में, वो बहुत कलीदी किरदार अदा करता है। पाकिस्तान का जो पहली जनरेशन का डिक्टेटर था वो फील्ड मार्शल अयूब खान थे। उनकी खुशबख्ती थी या उनके लिए जो मुवाफिक हालात थे वो थे कोल्ड वार के। कोल्ड वार में पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क, उस वक्त याद रखिए कि पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों को मिलाकर मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, इसका बहुत पोटेंशियल था, इसकी एक जियो पोलिटिकल लोकेशन थी, ये तमाम चीज़ें मैटर करते थे। अयूब खान के चंगे 10 साल गुजर गए उस चीज़ के अंदर। फिर दौर आता है सेकंड जनरेशन ऑफ डिक्टेटर का। सेकंड जनरेशन ऑफ डिक्टेटर थे जनाब जनरल ज़िया-उल हक साहब। जनरल ज़िया-उल हक साहब ने भी अपनी डिक्टेटरशिप जब थोपी पाकिस्तान के ऊपर, उस वक्त दुनिया के हालात कुछ इस किस्म के बदल रहे थे कि इस खत्ते में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम हो गया था। एक तरफ इनकलाब ईरान आ चुका था, शाह का तख्ता गिर चुका था। ऑल्दो ये जो ईरान का इनकलाब है ये भी बड़ी एक दिलचस्प हकीकत है, वो एक डिफरेंट बहस है। उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान की जो हालात थे उस वक्त सेकंड जनरेशन के डिक्टेटर को मुवाफिक आए, जो रूसी जो थे वो शामिल हो गए, पाकिस्तान के अंदर आ गए, तो ये तमाम चीज़ें सॉरी अफ़गानिस्तान के अंदर आ गए, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ। और फिर उसके बाद जो 10 साल उनके अच्छे गुजर गए। फिर तीसरे जनाब हमारे जो जनरेशन के डिक्टेटर आए तो वो भी बगैर कोई प्लानिंग के थे बाय द वे, लेकिन उनको भी मुवाफिक हालात जो थे कुछ ही अरसे बाद जो है वो 9/11 की सूरत में मिल गए। और फिर उसके बाद वो एक पार्टनर बन गए यूएस के आलमी ताकतों के, और 10 साल उन्होंने बड़े अच्छे गुजार लिए। अब इन तमाम डिक्टेटर्स में से उनकी जो पर्सनल स्ट्रेट्स थी, कोई अच्छा आदमी था, कोई बुरा आदमी था, कोई नमाजी आदमी था, कोई शराबी आदमी था, कोई मतलब थोड़ा सा अयाशतबा का आदमी था, कोई नमाजी प्रेजी था, ये सिर्फ उनके पर्सनल ट्रेट्स होते हैं। अदरवाइज जो मेन उनकी फीचर है कि सारे के सारे डिक्टेटर हैं और एक तरह से ही चलते हैं। अच्छा, अब ये जो चौथी जनरेशन के साहब आए तो प्लानिंग शानिंग का तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने अपनी कैरियर की प्लानिंग तो बहरहाल की थी। जब ये आ जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर हालात इनके लिए मुवाफिक नहीं थे, आज भी नहीं हैं। ये आसिम मुनीर को एक जो सबसे बड़ा एक मसला है वो ये है कि जितने डिक्टेटर्स पहले पाकिस्तान में आए, उनके आते साथ ही पाकिस्तान के अंदर लोगों ने बहुत खुशियां मनाई। और जनाब क्योंकि वो पहले हालात तैयार करते थे, फिर आते थे, लोग खुश हो जाते थे, कुछ थोड़ी सी अपोजिशन होती थी उसको मार दिया जाता था, या फिर जो भी अपोजिशन थी उसको ख़त्म कर दिया जाता था। पर ओवरऑल क्योंकि उस वक्त ज़राए इब्लाग इतना ज़्यादा वसी नहीं था, मास कम्युनिकेशन नहीं थी, ये जदीद ज़राए नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, बात का फैलाव ज़्यादा नहीं होता था। जो बड़े शायर खतीब सियासीदान होते थे उनको उठा के जेलों में डाल देते थे, अखबारों पर 4 कर्नल बैठ के कब्जा कर लेते थे, सब कुछ वो जो है वो कहना चाहिए कि जो छपता था वो सेंसरशिप के साथ होता था, तो मामलात दबा दिए जाते थे और आम आवाम तक उनकी जो गैर मकबूलियत थी वो बड़े देर से पहुंचती थी। 8 साल तक तो किसी को पता ही नहीं चलता था। और वो जनाब हमारे बड़े बड़े शायर जिन्होंने हमारे कौमी तराने लिखे, वो भी उनके लिए खूबसूरत नज़में लिखते थे। अनफॉर्चुनेटली फॉर हिज अनफॉर्चून जो आसिम मुनीर साहब हैं, उनको तो जनाब शुरू दिन से ही एक इंतहाई गैर मकबूलियत मिली, और उस गैर मकबूलियत के साथ साथ उनको मुखालिफ भी है, इमरान खान जैसा मिल गया। तो उस सूरत में तो इनके लिए बड़ा मसला था। तो अब जो आसिम मुनीर साहब थे वो बड़े ज़ाहिर बात है कि वो उनका इदारा ये सोचता है कि हमारी जो पहली 3 जनरेशन थी उन्होंने किस तरह अपने इक़्तिदार को तवालद दी, और उसके लिए उन सब का निचोड़ यही होगा
कि जनाब उसके लिए तो फिर कोई आलमी ताकत आपके साथ होनी चाहिए, आलमी हालात ऐसे होने चाहिए। और बहुत कोशिश की, बहरहाल आखिर अल्लाह ने उनकी सुन ली और इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, ऑल्दो आप जानते हैं कि एंट्री तो इन्होंने पहले क्रिप्टो से और बाकी चीज़ों से, माइंस एंड मिनरल से डाली, फिर आप यू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट देखें, पहला स्टेप होता है कि आपने ना उधर नो हो में होना है, जाके कहीं घुसना है। दूसरा स्टेप होता है कि आपको वो मुवाफिक हालात मिल जाए। तो मुवाफिक हालात ऐसे मिले कि ये अब ईरान वाला इशू खड़ा हो गया। अब जब ये इशू खड़ा हुआ तो दैट्स व्हेन द फोर्थ जनरेशन ऑफ डिक्टेटर वेंट फॉर द किल, और उन्होंने जनाब अपनी सर्विसेज जो हैं एब्सोल्यूट तौर पर पेश कर दी हैं। अब सबसे ज़्यादा तो एट स्टेक जो है आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप जुड़ी हुई है यहाँ पे डिलीवर करने में। अगर वो डिलीवर कर पाते हैं तो उनको जो संग नसीब होगा अमेरिका का, वो इनके 10 साल निकाल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनली तो मुल्क के अंदर उन्होंने अपने लिए 10 साल का सामान पैदा कर दिया है, लेकिन ये 10 साल जो हैं लिंक्ड हैं, जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, फिर लेजिटिमेसी की डिपेंडेंस है, रेलेवेंस की डिपेंडेंस है, और पाकिस्तान का निज़ाम यानी कि ये जो बीमार पड़ा हुआ है मरीज़ आवाम की सूरत में, 25 करोड़ की सूरत में, उसको जो IV ड्रिप लगी हुई है उसमें से कुछ ना कुछ माल जाता रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुश्क होगी तो बात ख़त्म हो जाएगी। ये एक छोटी सी थॉट थी, इसके ऊपर आपसे सोचा शेयर कर दूँ। अब देखें, मैं आपको लंबे चौड़े में क्या ले जाऊं। मैं इस वीडियो के एंड पे आपको आदिल राजा की एक वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह आसिम मुनीर ने, अब पता नहीं ये कॉपीराइट का मसला ना हो जाए तो आई डोंट नो, बेहतर है कि ना ही लगाऊं तो अच्छा है, क्योंकि अभी अभी मैं मुश्किल से वापस स्ट्राइक से हटा हूं। अगर अब स्ट्राइक लग गई तो चैनल ही बैन कर देंगे, तो मैं नहीं लगाता। आदिल राजा ने अपनी डिटेल वीडियो में बताया है कि किस तरह पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं। जनरल हसन खटक, लेफ्टिनेंट जनरल हसन खटक एक आर्मी का हाजिर सर्विस जनरल है, वो सऊदी अरब गया था आसिम मुनीर के साथ, और वहाँ पे उसने कोई ऐसी बातें की जो सऊदियों को पसंद नहीं आई, और सऊदियों ने आसिम मुनीर को सख्ती से कहा कि इस बंदे से जान छुड़ाओ। पाकिस्तान पहुँचते ही वापस आसिम मुनीर की टीम ने जनरल हसन खटक को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद इसको नामालूम मुकाम पे ले गए, और वहाँ पे इसके साथ काफ़ी इसके सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए और सारा कुछ करके उसको छोड़ा गया। देखें, आर्मी में डिवीजन्स ज़बरदस्त चल रही हैं, कई डिवीजन्स हैं। बलोच सिंधी तो हैं ही नहीं आर्मी में, पख्तून हैं, और पख्तून अफ़गानिस्तान पे हमले, पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए उसके, और KP में जो पाकिस्तान मुसलसल ऑपरेशन कर रही है और तंग कर रही है, पख्तूनों की ज़िंदगी जो हराम की गई है बोथ इन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, उसकी वजह से पख्तून आर्मी ऑफिसर्स आर्मी की पॉलिसीज से खिलाफ कर रहे हैं। दूसरा, ईरान में अमेरिका की टोटल सपोर्ट, बलूचिस्तान से अमेरिका ऑपरेट कर रही है ईरान के हमले, उस पे शिया जो हैं वो शदीद इख्तिलाफ रखते हैं आर्मी चीफ से। तो ये है कि आर्मी चीफ है ना, वो डबल रोल प्ले कर रहा है। ये अभी गया था ईरान, ये वर्दी पहन के ईरान के एयरपोर्ट पे उतरा, तो ईरान के ऑफिशियल्स ने इसको क्लियरली बता दिया कि भाई साहब, ऑफिशियल मीटिंग्स में जब जाओगे, जब तुम हमारे प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर वगैरह से मिलोगे, तो वर्दी शर्दी हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे ये वर्दी का रोब तुम्हारा पाकिस्तान में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। तो ये फिर सूट पहन के गया, और उसमें भी इसको कहा गया था कि टाई शाई हमें नहीं चाहिए, तो टाई भी नहीं पहनने दी। वो वहाँ पे गया। अब ईरानी क्या कहते हैं कि ईरानी कहते हैं कि भाई साहब, तुम हो ना वो सीधा सीधा अमेरिका के प्यून हो, मैसेंजर होता है ना, जिसे तुम अमेरिका के मैसेंजर हो, सिर्फ तुम अमेरिका के ही मैसेजेस लेके आ रहे हो, और तुम जितनी भी हमसे डील करवाने की कोशिश कर रहे हो वो अमेरिका की फेवर में जाती हैं। तुम अमेरिका के लिए काम कर रहे हो, तुम डील वील नहीं कराना चाह रहे। तो अजीज़ दोस्तों, बात सीधी सी है कि आसिम मुनीर और जिस तरह पहले पाकिस्तान के जनरल्स अमेरिका के इशारे पे चलते थे, जनरल हमीद गुल ISI के एक्स चीफ रहे हैं, अफ़गान पॉलिसी और इंडिया में जो कश्मीर में जो टेररिज्म
पंजाब में, इंडिया में जो खालिस्तानी शोशा, इन सब का पाइनियर हमीद गुल, उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था, अगेन मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस ना लगाऊं किसी और की, क्योंकि शायद वो कॉपीराइट के मसले पे फिर मुझे मेरा चैनल वो कर देंगे, तो इसलिए मैं, हमीद गुल ने कहा था इंटरव्यू में कि पाकिस्तान में अमेरिका की मर्जी के बगैर आर्मी चीफ लग ही नहीं सकता। पाकिस्तान का आर्मी चीफ वही हो सकता है जो अमेरिका की FBI CIA के कॉरिडोर से गुजर के वहाँ इंटरव्यू दे के वहाँ पे अपनी वफादारियाँ शो करने के बाद ही आ सकता है एज एन आर्मी चीफ। और ये हकीकत है। जनरल कियानी हो, जनरल बाजवा हो, जनरल राहिल शरीफ हो, जितने आए हैं मुशर्रफ के बाद अमेरिका के एजेंट रहे। मतलब आप ये देखें कि अगर इनमें से कोई एंटी अमेरिका होता तो क्या वो रिटायरमेंट के बाद कनाडा, अमेरिका, यूरोप में आ सकते थे? जहाँ पे ये जितने पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं वो तो फौरन रिटायरमेंट के बाद अपना लूट का माल लेके इन्हीं मुल्कों में सेटल होते हैं, क्योंकि उन्हीं के वफादार होते हैं, तो फिर वो मोस्ट वेलकम है उनके लिए। तो अजीज़ दोस्तों, आसिम मुनीर के हवाले से एक और चीज़ सामने आई है कि ये भी आदिल राजा, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने खबर लीक की है कि एक और प्लानिंग हो रही है जिसमें अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है कि GHQ है ना, वो एक और कोशिश कर रही है कि अब एक सिविलियन सेटअप में आसिम मुनीर को एकोमोडेट किया जाए। तो उसमें ये हो सकता है कि आसिम मुनीर प्रेसिडेंट बन जाए, मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मोहसिन नकवी आपको पता है कि इस वक्त जो नॉन मिलिट्री कैबिनेट है ना, जैसे मिनिस्टर हैं या जितने भी पॉलिटिकल हैं ना जो लीडर्स, उनमें मोहसिन नकवी सबको पता है कि आसिम मुनीर का रिश्तेदार है और वही इंडक्ट किया गया है पॉलिटिक्स में। वरना इमरान खान को जब हटाया गया तब तक किसी को मोहसिन नकवी का नाम भी नहीं पता था। एक चैनल का मालिक था, दैट्स इट, किसी को नाम भी नहीं पता था। इमरान खान को हटाने के बाद केयर टेकर सेटअप आता है, उसमें मोहसिन नकवी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है ताकि वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून को जितवा सके। और नहीं जितवा सका तो भी उन्होंने ज़बरदस्ती रिजल्ट चेंज करके शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को लेके आए। पाकिस्तान का कानून कहता है कि जो भी केयर टेकर सेटअप में मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनेगा वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, तो भी इलेक्शन के बाद इसको होम मिनिस्टर बनाया। सबसे पावरफुल है, इवन शहबाज शरीफ इसके आगे कुछ नहीं बेचता। तो प्लान ये है कि आसिम मुनीर बन जाए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ, जितने इसके पास टाइटल इसने रखे हुए हैं, और नकवी बन जाए प्राइम मिनिस्टर। बोथ पीपल्स पार्टी और नून लीग को फारिग किया जाए ताकि लूट का माल सारा इनको मिले। हम क्यों लूट के माल में नून लीग को भी दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी लूट रही है, क्या ज़रूरत है? और अमेरिका तो हमारे को आशीर्वाद दे ही रहा है। अमेरिका का तो फेवरेट फील्ड मार्शल है। 111 ब्रिगेड है जो कि सिविलियन मामले में जब ऐसी कुछ कू वाली सूरत हाल आती है ना, जब कू होना होता है, जब बगावत कह लें, तो उस वक्त ये 111 ब्रिगेड है वो पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लेती है। जब मुशर्रफ था तो यही 111 ब्रिगेड ने पूरे पाकिस्तान के की पोजीशन संभाल ली थी। तो अभी 111 ब्रिगेड को बिल्कुल अलर्ट पे रखा हुआ है और काफ़ी अरसे से आसिम मुनीर की कोशिश है, क्योंकि वो पाकिस्तान की डेमोग्राफी भी चेंज करना चाहता है। एक और प्लानिंग ये है कि सारे मेजर सिटीज़ हैं ना, ख़ास तौर पे पंजाब से बाहर के, जैसे कराची है, पेशावर है, कोयटा है, ग्वादर है, जो जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनको डायरेक्ट फेडरेशन डील करेगी, यानी वो इस्लामाबाद के अंडर में आ जाएंगे, वो प्रोविंशियल अथॉरिटी से हटा के, क्योंकि कराची से सारा पैसा आता है। ग्वादर इम्पोर्टेंट पोर्ट बन गई है उस रीजन की, कराची पाकिस्तान की मेजर पोर्ट है, पेशावर, कोयटा पश्तून और बलोच इश्यूज़ के हवाले से है। तो इस हवाले से कोशिश हो रही है कि ये सारे प्लानिंग जब तक आसिम मुनीर
कॉन्स्टिट्यूशनली पावर हासिल ना कर ले तब तक ये होगा। अब ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि डिसॉल्व कर दें असेंबलीज को, सब कुछ वो करके एक नया इलेक्शन करा दें। इलेक्शन के रिजल्ट तो इनके हाथ में है ना। मोहसिन नकवी की एक पॉलिटिकल पार्टी बना के नए इलेक्शन करा दें, उस नई असेंबली से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाएं और प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आएं। आपको मैं बता दूं कि जितने भी आर्मी चीफ आए हैं पाकिस्तान में, इनकी ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ख़त्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाए। मुशर्रफ ने भी अपने आप को प्रेसिडेंट बना के सारी पावर्स अपने पास रखी थी। प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ की कोई औकात नहीं थी। अयूब खान तो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन ही लेके आया था 1962 में, प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। भुट्टो ने वो कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ले आया। तो पाकिस्तान में ज़ियाउल हक भी पावरफुल प्रेसिडेंट की हैसियत से रूल करता रहा। अब इनकी कोशिश है कि परमानेंटली पाकिस्तान से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ख़त्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे कि अमेरिका में होता है, प्रेसिडेंट इज़ ऑल पावर्स, प्राइम मिनिस्टर पेटी इश्यूज देखता रहे, लोकल इश्यूज, सफाई के, इसके उसके, जैसे एक मेयर के, काउंसलर के होते हैं, सारे पावर्स प्रेसिडेंट के पास हों। ये एक प्लानिंग इनकी है, लेकिन हालात ऐसे होते जा रहे थे कि इंडिया से जंग हुई, फिर अफ़गानिस्तान का इशू चला, अब ये ईरान का, तो ये चेंज नहीं ला पा रहे। इनको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये ईरान वाला मामला सेटल हो जाएगा ना, तो आप देखिएगा ये आसिम मुनीर की प्लानिंग है। तो अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।